रोहित, हिना भट्ट इस वक्त हमें मिल रही हैं श्रीनगर से। एक बार देख लेते हैं हिना भट्ट क्या कह रही हैं। हिना भट्ट हमारे साथ आ गई हैं। हमारे साथ आ गई हैं, सीधी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सवाल मैंने अमन सिन्हा से पूछा था वो उनसे पूछे, उसके पहले उनको बधाई दे देनी चाहिए। हिना भट्ट, आप बधाई दे दें आपको या इंतजार करना चाहेंगे अभी थोड़ा आप? जी अभी मैं और इंतजार करना चाहूंगी जब तक पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। अभी भरोसा नहीं हो रहा आपको? उम्मीद तो है, अभी भरोसा नहीं हो रहा आपको कि ऐसा भी कर सकती थी बीजेपी? नहीं, भरोसा तो हमें पहले दिन से है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, कैंडिडेट चुने गए, उम्मीद उस दिन से है और सरकार बनाने की उम्मीद भी उसी दिन से जागी है और सरकार हम ही बनाएंगे। ये हम तब भी बोल रहे थे, आज भी बोलेंगे। तो उम्मीद रखें, विश्वास रखें। जी अभी तो आंकड़े बाहर आए नहीं है हिना जी, लेकिन जो बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, इस वक्त बीजेपी जो रुझान है 30 सीटों पर आगे है और इस वक्त नंबर 1 पर चल रही है। पीडीपी 29 पर है, बीजेपी 30 पर है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं कश्मीर घाटी की ही बात करें, नरेंद्र मोदी क्या कोई फैक्टर हो सकते हैं या फिर ये आपके अपने कार्यकर्ताओं का कमाल है, आपका अपना कमाल है और उमर अब्दुल्ला का कमाल है कि उन्होंने ऐसी सरकार चलाई कि फायदा सीधे आपको मिल गया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इनकम्बेंसी की वजह से पीडीपी उभर आई है। हमने ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इनकम्बेंसी का फायदा उठाया है, ना तो पीडीपी का। ये लोगों का फैसला रहेगा वो किसको चुनेंगे, चाहे वो वैली में हो या जम्मू में हो। तो ना, और मोदी जी का जादू तो है ही, और ये टीम वर्क है, जैसा आपने कहा, ये कार्यकर्ताओं का है, कैंडिडेट्स का है। एक इलेक्शन पूरा हमने एज अ टीम वर्क, मोदी जी, पूरे कार्यकर्ता दिल्ली से लेके पूरे जम्मू और श्रीनगर को लेके सबने मेहनत की है ईमानदारी से। तो नतीजे भी हम ईमानदारी से ही चाहेंगे जी। और जो ईमानदारी का काम होता है, नतीजे अच्छे ही होते हैं। जी हिना जी, वैली से आप एक महिला हैं। हिना जल्दी में है शायद, काफी थोड़ा उनको रोकना भी ठीक नहीं है, थप्पड़ मार देते हैं। मैंने चुनाव अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। इसलिए हमारे लिए अच्छी बात रोहित है कि हम बहुत दूर हैं उनसे बहुत दूर है। नहीं, कल जब हम बात कर रहे थे तो जुनैद भट्ट साहब कह रहे थे कि इनसे बात करने में डर लगता है ये खिड़की से ही थप्पड़ ना मार देंगे। तो यहाँ तो दिख भी काफी बड़ी रही थी, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बहरहाल एक बार अपने दर्शकों को हम रुझान बता दें फटाफट। 84 रुझान हमारे पास 87 में से इस वक्त आ चुके हैं जम्मू कश्मीर के। टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर वो देख पा रहे हैं 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 29 पर पीडीपी, 11 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है और अन्य 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का रुझान है और बीजेपी के लिए वाकई ये लम्हा, जिसको कहते हैं सुधीर, सहेज कर रखने वाला लम्हा है। आपने कहा था कि 9:30 पर, तो 9:45 तक भी वो बढ़त बरकरार है उनकी और इस समय को उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। इस वक्त वो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी है। झारखंड 81 में से 78 रुझान आ चुके हैं। बीजेपी के पास बहुमत साफ तौर पर रुझानों में दिख रहा है। 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 20 सीटें हैं, जेवीएम के पास 4 और अन्यों के खाते में 3 सीटें अब तक जाती हुई दिख रही हैं। तो झारखंड पूरी तरह से बीजेपी रंग में रंग चुका है, भगवा रंग में रंग चुका है। वहां बहुमत रुझानों में कम से कम बीजेपी को मिल चुका है। अकेले अपने दम पर बीजेपी वहां सरकार बनाएगी। अब जम्मू कश्मीर में देखने की बात यह होगी कि बड़ी पार्टी बीजेपी होती है या कि बड़ी पार्टी पीडीपी होती है। जो सरकार बनेगी वो बीजेपी लेड होगी या पीडीपी लेड होगी। अब तक के अनुमान ये कह रहे थे कि पीडीपी लेड गवर्नमेंट होगी और उसमें बीजेपी का सपोर्ट रहेगा। सुधीर जी बिल्कुल, देखिए ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पीडीपी का स्कोर कहां जाकर रुकता है और वो कितनी सीटें उसको कम पड़ती हैं। अगर पीडीपी ने अच्छा स्कोर किया, जैसा कि हमने कल रात को भी आपको एक विकल्प जो एक था वो यही है कि पीडीपी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा 40 के आसपास वो अपने स्कोर को ले जाए और उसके बाद किसी कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ वो गठबंधन करके सरकार बना ले। कांग्रेस इस वक्त बुरी हालत में है। कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टनर हो सकती है पीडीपी के लिए। उनका जो सेक्युलरिज्म का जो सिक्का है वो भी कांग्रेस के साथ जाकर चलता रहेगा और कोई भी बड़ी पार्टी इस वक्त रोहित कांग्रेस जैसी पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस की हालत अब इतनी खराब है कि उनकी ना कोई टर्म्स होंगी ना कंडीशंस होंगी। तो पीडीपी के लिए ये सबसे अच्छी सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगर पीडीपी का स्कोर नीचे रहा
और पीडीपी को 10 या 15 सीटों की जरूरत पड़ी तो फिर हो सकता है बीजेपी उसके बाद एक फ्रंट रनर के तौर पर आएगी और बीजेपी फिर अमित शाह जो हम कह सकते हैं कि किंग मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं। इफ्तिखार गिलानी, एक कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, बीजेपी और पीडीपी दोनों 30-30 पर दिखाई दे रहे हैं, 85 रुझान हमारे पास है। मेरे ख्याल में अगर रिजल्ट्स जो है हमें जम्मू और कश्मीर, जम्मू में कितने रुझान आए हैं, कश्मीर में कितने रुझान आए हैं, उसके बेसिस पर अगर हम उसको डिवाइड करके देखें तो बेहतर पिक्चर सामने आ सकती है। क्योंकि बीजेपी के अक्सर रुझान जो है वो आए होंगे जम्मू से, और कश्मीर में जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं वो पोस्टल बैलेट से आ रहे हैं। जब एक्चुअल गिनती शुरू हो जाएगी कश्मीर वैली की या जम्मू के जो पूंछ ये बेल्ट जो है पीर पंचाल और ये चिनाब वैली का, तो बीजेपी की मुझे लगता है कि उनको जो है रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपको लगता है 2 घंटे में तस्वीर और पलट सकती है? मेरे ख्याल में पलट सकती है तस्वीर। मैं समझता हूं कि शायद कश्मीर में पोस्टल बैलेट्स तो उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं पड़े थे। कश्मीर के माइग्रेंट वोट्स जिसके ऊपर सारा फार्मूला बना था 44, उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं पड़े। तो अभी तक जितने भी पड़े उनकी तो काउंटिंग हो चुकी होगी और शायद ईवीएम मशीन्स भी खुल चुके होंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग संभावना बनती नज़र आ रही है कि अब कोलिशन तो तय है, गठबंधन तो तय है, लेकिन कौन सा गठबंधन बने। बीजेपी तो शायद चाहेगा कि पीडीपी के साथ में टाई अप करें, लेकिन क्या पीडीपी टाई अप कर सकता है कि बीजेपी के साथ में? उनके लिए शायद एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है इस गठबंधन से। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बनती जा रही है वहाँ पे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो लग रहा था कि टोटली वाइप आउट हो जाएगी, लेकिन अगर वो 10, 11, 12 सीटें लेके आती है तो इसका मतलब है कि वो भी कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है ही है उनकी। क्योंकि मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद एक जनरेशन कश्मीर में ऐसी है कि जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती है, एक पीपल्स मूवमेंट के तौर पे देखती है, जो कि ओरिजिनली वो थी। तो शायद वो सपोर्ट उनके लिए अभी बरकरार है वहाँ पे कश्मीर में। तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद कभी जुड़ने पाएंगे। बीजेपी कांग्रेस के साथ में, वैसे कांग्रेस के पास साथ में तो नंबर्स भी नहीं है, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सिचुएशन बनती जा रही है, जिसमें क्या हो को समय ही बता पाएगा। जी, लेकिन आपकी बातों से इतना जरूर लगा कि उमर अब्दुल्ला को अभी दिल्ली शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं लंदन शिफ्ट करने की जरूरत है। नहीं, वो श्रीनगर में रह के और 5 साल राजनीति कर सकते हैं। नहीं, वो 5 साल राजनीति कर सकते हैं, और अगर जैसी राजनीति उन्होंने अभी तक करी तो वैसी करेंगे तो शायद अगले चुनाव में फिर उनको शायद लेकर लंदन में भी जगह लेकिन गिलानी साहब ने कल एक बात बड़ी साफ कही थी कि अगले 6 साल उमर अब्दुल्ला आपको लंदन में मिलेंगे या नहीं। लेकिन डिपेंड है कि अगर वो अपनी सीट जीत जाते हैं, अगर उमर अब्दुल्ला मुस्तफा कमाल सीट जीत जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर पावर के लिए जिद्दजहद करेगी। सुनावर से पीछे चल रहे हैं, बीरवा से आगे चल रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि लोगों ने अभी से ही उमर अब्दुल्ला के रिटायरमेंट प्लान्स बनाने शुरू कर दिए हैं। लोग अलग अलग तरह के सुझाव। लेकिन सुधीर, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो अभी स्क्रीन पर मैं देख रहा था कि कांग्रेस की सीटें 11 हो गई हैं जी, और पीडीपी 30-31, तो ये मिलकर 42-43 के आसपास पहुंचते हैं। एक संभावना, काफी प्रबल संभावना इसकी दिखाई देती है कि ये एक साथ आ जाएं, और चूंकि कांग्रेस से किसी तरह का गुरेज भी नहीं होगा पीडीपी को, तो वो सत्ता में साथ साथ रह सकते हैं। और पीडीपी शायद, मैं कह रहा हूं ना, पीडीपी शायद भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी डिस्टेंस रखना चाहेगी कि वो बंटवारा करके कि 3-2.5 साल आप चीफ मिनिस्टर और 2.5 साल हम चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसकी सूरत आ जाएगी। उनकी ताकत बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो खतरा मोल लेने की जगह पीडीपी शायद कांग्रेस की ओर झुक जाए। बिल्कुल, पीडीपी के लिए अगर आप देखें तो कांग्रेस सबसे सही पार्टनर इस वक्त पीडीपी के लिए नजर आता है, और वो इसलिए भी है क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं वो तो कांग्रेस से ही निकले हुए नेता हैं, और एक तरीके से जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, शरद पवार और कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अगर आप देखें तो ये सारी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, इनकी जन्मदाता तो कांग्रेस ही है। तो अगर आप आइडियोलॉजी भी देखें तो पीडीपी की और कांग्रेस की काफी करीब होगी। और दूसरा, पीडीपी को यह भी डर सताएगा कि अगर बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो आगे चल के भविष्य में उनकी हालत भी वैसी हो जाएगी जैसी महाराष्ट्र में शिवसेना की हुई है। यानी बीजेपी हो सकता है कि उनके पूरे बेस को बीजेपी काट काट कर अगले 5 साल में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और पीडीपी नंबर 2 या नंबर 3 पर आ जाए। ये जो डर है, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा सईद के दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं रहेगा। इसलिए इस वक्त अगर आप देखें तो पीडीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आइडियल गठबंधन इस वक्त नजर आ रहा है। अगर पीडीपी
30 से 35 सीटें ले लेती है, 35 के आसपास, और कांग्रेस 10 सीटें जीत लेती है। इस स्थिति में फिलहाल जो मौजूदा हालात बन रहे हैं सुधीर, वो बड़े चिंता वाले हो सकते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि पीडीपी फिलहाल 25 पर आ गई है, बीजेपी 28 पर दिखाई दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटों के आसार दिख रहे हैं, कांग्रेस को 11 के और अन्यों के खाते में 7 सीटें आ रही हैं। और पूरी जो बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो झारखंड है, जहां मिशन 44+ पूरा हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भले ना हुआ हो, लेकिन झारखंड में बीजेपी को 44 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस को 7, जेएमएम को 20 और जेवीएम को 4 सीटों पर बढ़त है। अन्यों के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखती हैं झारखंड में। जम्मू कश्मीर, जहां बीजेपी बड़ी चुनौती देख रही थी, बड़ी चुनौती मानकर चल रही थी, और लोग भी ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, वहां बीजेपी इस वक्त कम से कम इस लम्हे में सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है 28 सीटों के साथ। कांग्रेस 11, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15, पीडीपी 25 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी इस वक्त दिखाई पड़ रही है, और अन्यों के खाते में 7 सीटें आती हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी बड़ी पार्टी रहती है इफ्तिखार साहब, तब तो साफ है ना कि किसका गठबंधन किससे होगा। बिल्कुल बीजेपी को, लेकिन सबसे पहले जो है पार्टनर ढूंढना पड़ेगा वहां पर। मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे बजाय बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की, क्योंकि जो उनकी हालत हुई है इससे पहले एनडीए में रहने के बाद, जो जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन हारा 2002 में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सबक मिल चुका है। मेरे ख्याल में वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। डिपेंड है कि उमर अब्दुल्ला अगर आ जाते हैं तो हो सकता है शायद पावर में आने के लिए वो कुछ संभावना तो कुछ भी हो सकती है। सत्ता चीज ही ऐसी है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी का उदय, नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ना असल में इन तीनों पार्टियों के लिए बहुत चिंताजनक होगा, और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे पीडीपी हो, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब इस वक्त बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, ये इन तीनों के लिए खतरनाक है। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, जिस सिचुएशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर हम, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्शन जो है, मैं देखता हूं एक रिपीट था 83 का। 83 में भी इसी तरह की एक पोलराइजेशन इंदिरा गांधी ने करवाई थी कश्मीर में, लेकिन दूसरी तरफ एक ही पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसने काउंटर पोलराइजेशन करके पूरी की पूरी सीटें वैली की और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की ले ली थी। इस वक्त जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, वैली है, उसकी सीटें जो है डिवाइड हो रही हैं बिटवीन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में, जबकि हिंदू बेल्ट जो कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी के लिए। भूपेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और माफी चाहते हैं कि आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा, जबकि लगातार अच्छी खबर आपको आ रही है जम्मू और कश्मीर से। हम तो अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। कितनी देर तक रहेगी ये हम कह नहीं सकते, तो आप चाहें तो एक स्क्रीन की तस्वीर लेके रख लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लम्हा है बीजेपी के लिए, जब आप यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ रही है, चाहे वो रुझान में ही हो। नहीं, आपका कहने का जो अंदाज है उसके लिए आपको शुभकामनाएं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, और हमें लगता है कि जनता का ये समर्थन, ये भावना और भारत में विकास की राजनीति करने की संभावनाओं के द्वार इस जनादेश के साथ मिलेंगे। जी, इसका श्रेय आप नरेंद्र मोदी को देते हैं कि अमित शाह को देते हैं, या फिर आपकी जो जम्मू कश्मीर का जो काडर है, कार्यकर्ता है, उन्होंने कमाल कर दिया, या आरएसएस को? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजनरी नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी की टीम की कुशल संगठनात्मक रणनीति इसके लिए उत्तरदायी है, और इसके लिए उन्होंने इस परिस्थितियों का निर्माण किया। जी, ये उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी को भी आप इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहेंगे? उसका विश्लेषण करने के लिए आप बैठे हैं, आप विश्लेषण करिए, अच्छा रहेगा। उसका विश्लेषण मुकेश जी कर सकते हैं। मुकेश जी, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी वो शुरुआत में बड़ी हिट रही, और लोगों ने ये देखा कि भाई दो जो युवा नेता हैं दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और तस्वीरों में भी बड़े अच्छे लगते थे। राहुल गांधी ने काफी मदद भी की उमर अब्दुल्ला की, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। ये जो पिक्चर फ्रेम था दोनों का, ये जो दो हैंडसम नेता, युवा नेता, ये लोगों को अच्छे नहीं लगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने कश्मीर की मदद की, किसी नेता की मदद नहीं की। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इतना बुरा नहीं कर रही है, लेकिन
नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे, इसलिए वहां जो गठबंधन है काफी पीछे चला गया। कांग्रेस ने ज्यादा बुरा नहीं किया कश्मीर में, अभी भी 17 सीटें पिछले चुनाव में थी, अभी 13 सीटों पर आगे है कांग्रेस पार्टी वहां। मुकेश जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। भूपेंद्र जी यहाँ पर हैं। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, पीछे है 16, 17, 22। भूपेंद्र जी, 16, 17, 22 ये तीनों की टैली है। पीडीपी 22 पर है, 16 पर कांग्रेस, एनसी 17 पर। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अगर ये तीनों पार्टियां मिल गई तब क्या होगा? नहीं, तब की तब परिस्थितियों का निर्माण होगा। अभी तो आप चुनाव परिणामों का इंतजार करिए और बहुत अच्छे चुनाव परिणाम आने वाले हैं। जी मुकेश जी, अब आप बताइए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको कैसा लग रहा है 16, 17, 22 का? आपको आवाज आ रही है मुकेश जी? ये तो अच्छा सवाल है आपके लिए। जी हाँ, थोड़ा जी पूछिए। मैं कह रहा था कि 16, 17 और 22 ये तीन पार्टियां हैं, क्या आप तीनों मिलकर बीजेपी को रोकना चाहेंगे? अगर आप अपनी शक्तियों को मिला लें, अपनी सीटों को मिला लें तो? निश्चित रूप से जहां भी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को जहां भी हम रोक पाएंगे वहां हम उस तरह के अपने नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों के आधार पर उस तरह के हम गठबंधन करेंगे, उस तरह के तालमेल राज्यों में बैठा लेंगे। मैं इसको अवसरवादिता नहीं कहेंगे। ये तो देश हित में है। नहीं, एक चीज देखिए, जो उपाध्याय जी बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक जी, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो। बिल्कुल पूछिएगा मुकेश जी। उसके पहले एक तस्वीर दिखा दें दर्शकों को, आप भी देख लीजिएगा। बीजेपी दफ्तर में देखिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, वहां लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और ये मुझे लगता है कि केवल तस्वीर देखने से काम नहीं चलेगा, इसकी आवाज भी सुनानी पड़ेगी। कई बार ऐसा लगता है रोहित, जैसे बीजेपी ने पूरे 1-2 साल के लिए पटाखों की पूरी खेप खरीद के रख ली है कि हर चुनाव पे अब ये काम आएंगे, अगले कुछ वर्षों तक तो जरूर आएंगे। जी बिल्कुल, एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं जरा, और अब की बार आवाज के साथ में दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से बीजेपी दफ्तर में आतिशबाजी का इंतजाम किया गया है, वहां जश्न मनाना शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि झारखंड में सरकार बननी लगभग तय हो चुकी है बीजेपी की। और जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त बीजेपी कम से कम इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है। पीडीपी देखिए 20 सीटों पर आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 19 पर, कांग्रेस 16 पर और बीजेपी 25 पर स्टैटिक अब भी दिखाई दे रही है। आप ये देख रहे होंगे मधुकर जी के बाकी तीनों पार्टियां लगातार बदल रही हैं, जबकि बीजेपी उस 25-24 के आंकड़े के इर्द गिर्द है। इसको समझना शायद उस वक्त आसान होगा जब आपको ये पता चले कि इसमें से कितनी सीटें वैली से आई हैं और कितनी जम्मू रीजन से आई हैं। क्योंकि अगर आप ये मान लें कि ये सारी सीटें वैली की हैं जो 20 और 19 आपको दिखाई दे रही हैं, तो बिल्कुल स्थिति साफ है कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की दाल वहां नहीं गली। लेकिन अगर ये जम्मू रीजन से भी कुछ सीटें इनको मिल रही हैं और तब ये आंकड़ा उनका 20 और 19 तक पहुंच रहा है, तो तस्वीर दूसरी होगी। एक बार हम चलते हैं विद्या के पास, हमारे सहयोगी जो वर्चुअल स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, वो कुछ तस्वीर और साफ करेंगे। विद्या बताइए, क्या अपडेट आपके पास? और इसको विद्या, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बता दूं, बिल्कुल, मैं जरा समझा दूं कि जिस तरह पहले हम एक क्वेश्चन मार्क लगा के चल रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा, तो अब लगता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अब हमको ये क्वेश्चन मार्क्स हटा देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो रुझान और नतीजे इस वक्त तक मिल रहे हैं वो साफ तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है और नरेंद्र मोदी का जादू चला है। झारखंड में तो साफ तौर पर जो अभी तक नतीजे या फिर रुझान कहें जो आ रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि झारखंड में तो बीजेपी की सरकार बनी रही है। अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी इस वक्त 25 सीटों पर रुझान में आगे है, तो ये अच्छी खबर है। एक बार जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझा भी दें कि दरअसल इस वक्त स्थिति क्या है रुझानों के नजरिए से। 24 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 16 पर कांग्रेस, 19 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा 20 पर पीडीपी और बीजेपी के बीच टक्कर है। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से कि 87 में से 87 सीटों पर रुझान इस वक्त जम्मू कश्मीर से
मिल रहे हैं हमें। अब अगर बात झारखंड की करें तो वहां साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनती हुई रुझानों में नजर आ रही है और यहां पर देखिए 43 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे है। रुझानों के नजरिए से देखिए कांग्रेस को 7, जेएमएम को 20 सीट और जेवीएम प्लस को 5 सीट इस वक्त रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है। जी वापस आएंगे विद्या आपके पास और तस्वीर देखने के लिए। एक बार सुधीर श्रीनगर भी ले चले जी, लेकिन श्रीनगर जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इस वक्त सिनेरियो सामने आ रहा है वो दर्शकों के लिए समझना जरूरी है। आप देखिए 16, 19 और 20 यानी पीडीपी, और अगर आप 20 और 16 जो कांग्रेस हैं इनको अगर आप मिला लें, अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये एक संभावना इस बात की है। 20 अगर पीडीपी के आए, 16 कांग्रेस के आए और 19 अगर एनसी के आए तो ये सरकार बन सकती है अगर ये तीनों चाहें। और ये भी देखना पड़ेगा रोहित कि अदर्स अगर आप देखें जी तो अदर्स कितनी आ रही हैं एक बार हमें देखना पड़ेगा। बात गिलानी साहब कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का साथ होना ये अपने आप में वैसा ही है जैसा कांग्रेस और बीजेपी का साथ होना। तो अगर आप देखें 16 और 8 तो 20, 16 और 8 ये मिलकर अगर सरकार बन सके तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो, एक विकल्प हो सकता है। 8 में हो सकता है कि वो लोन फयाज कुछ हो लोन का होगा, कुछ शायद इसमें इंडिपेंडेंट हैं सोपोर साइड से, कुपवारा बेल्ट में से, जो कि शायद सरकार के साथ में जुड़ना ना चाहें। तो अदर्स पे तो खैर उतनी सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है कि कांग्रेस पीडीपी का तो गठबंधन तो इम्पॉसिबल है, जैसे कि पीडीपी कांग्रेस और भाजपा का। तो जो भी सूरत नज़र आ रही है कि अगर 35 सीटें लेके भी पीडीपी हुकूमत बनाना चाहे तो मेरे ख्याल में शायद सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट कहाँ से लाएं, बीजेपी तो सपोर्ट करने से फिर रहा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कंफ्यूजन भी है, काफी कंफ्यूजिंग है। चलिए इस मैच में, लेकिन ये झारखंड की तरह नीरस मैच नहीं मधुकर जी। नहीं बिल्कुल, ये जो मैच है ये इंटरेस्टिंग है, आखिरी बॉल तक जाएगा। तो आप जो कह रहे थे वही मैं कह रहा था कि कुछ इलाके हैं जहां इस तरह के रोचक मैच अब भी होते रहेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ी तस्वीर अगर हिंदुस्तान की आप रख के सामने देखें तो ऐसा लगता है कि वो एक तरफा मुकाबले होते रहे हैं। वो अब केरल और तमिलनाडु और इस तरह के राज्यों की बात छोड़ दीजिए, हालांकि वहां भी पिछले आम चुनाव के समय में इन दक्षिण भारत के इन सभी राज्यों में था, और मुझे जो सेंटर ऑफ डिस्कशन था वो नरेंद्र मोदी थे। वोट नहीं देना था, उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, हम उसको बीजेपी की कोई सीट नहीं आएगी, लेकिन बात नरेंद्र मोदी की। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज सुधीर, आपने एक आंकड़ा तो जोड़ लिया, आपने दूसरा नहीं जोड़ा। उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया था और उसके बाद कल उनको सफाइयां देनी पड़ी, वो आंकड़ा इस फिगर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी 23 सीटों पर है और एनसी 20 सीटों पर है, और एक वो कह रहे हैं सज्जाद लोन की सीट भी हो सकती है, वो भी मिल जाए तो वो सरकार बना सकते हैं। क्या आपको लगता है ऐसी संभावना हो सकती है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए संभावना, बीजेपी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में से किसी को कोई सपोर्ट बाहर से दे या कोई सपोर्ट बीजेपी के लीडरशिप को दे, वो बहुत मुश्किल है कश्मीर में, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के लिए फिर जो है उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनका अपना पॉलिटिकल फ्यूचर फिर दांव पर लग जाएगा। जी, और अब अच्छी खबर इस वक्त रोहित ये है कि एनसी जो है उसकी टैली 20 तक पहुंच गई है, बराबर हो गई। तो हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला के रिटायरमेंट प्लान्स जो हैं ये हमें विड्रॉ करने पड़े, और हम क्या वही विड्रॉ करेंगे। सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी की बनती है हुकूमत, अगर वो कोशिश करते हैं तो सीएम कौन बने, तो जम्मू से सीएम पूरे स्टेट के लिए एक सेंसिटिव सब्जेक्ट हो सकता है। ये बात आपकी सही है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है, एक्सेप्टेबल उम्मीदवर नहीं है। एक्सेप्टेबल उम्मीदवार तो शायद हो भी सकता है, उनके साथ में हो सकता है, जैसे निर्मल सिंह जी, पता नहीं क्या उनके इलेक्शन में क्या होगा, जसविंदर सिंह। बट मेन पॉइंट है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को एक एंटिटी के रूप में जम्मू का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और इसकी क्या राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति पे। ये एक बड़ा एक विषय है, चिंतन का विषय है। तो इसके चलते मैं समझता हूं कि कश्मीर के पार्टियों को, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों को बीजेपी के साथ में मिलना और बीजेपी को सपोर्ट करना इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है।